यदि आप भारत में रहते हैं तो आपने दीपावली और रामलीला के बारे में जरूर सुना होगा। दशहरे और दिवाली के दौरान भारत के कोने कोने में रामलीला का मेंशन किया जाता है। आज भारतीय महाकाव्य रामायण के लगभग 300 ज्ञात संस्करण मौजूद हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सबसे पुराना संस्करण जो संस्कृत में लिखा गया था और जिसे नारद ऋषि ने लिखा था उसे मूल रामायण कहते हैं। देव ऋषि नारद ने इस ज्ञान को वाल्मीकि ऋषि को दिया, जिन्होंने रामायण के वर्तमान और सबसे पुराने उपलब्ध संस्करण वाल्मीकि रामायण को लिखा था। रामायण भारत के बाहर कई देशों में फैल गया है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे राम और रामायण की कथा आदिकाल से कई अन्य देशों में कथा और लोकगीतों के रूप में मौजूद है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। खोतानीज में राम कथा। दोस्तों, रामायण की खोज हमें सबसे पहले ले जाती है चीन के तुर्किस्तान में। आज के चीन में ये जिंगजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है। ये प्रांत मुख्यतः दो घाटियों से मिलकर बना है, जुंगैरिया घाटी और तमीम बेसिन। चीनी तुर्किस्तान जिंगजियांग प्रांत के दक्षिण पश्चिमी भाग में तमीम बेसिन को संदर्भित करता है। इसी तमीम बेसिन में एक प्राचीन बौद्ध शक साम्राज्य था जिसे खोतान साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। कहते हैं सबसे पहले इस इलाके में मौर्य साम्राज्य के भारतीय मूल के लोग आके बसे थे। एक और लोक कथा के अनुसार अशोक का पुत्र 2024 ईसा पूर्व यहाँ आकर बस गया था। खोतान साम्राज्य लगभग 56 से 1006 ईस्वी तक रहा। दरअसल ये खोतान साम्राज्य का जो नाम खोतान है उसे संस्कृत में गौस्थान और तिब्बती में हुथेन कहा जाता था, जिसका संस्कृत में अर्थ है गायों की भूमि। चीनी भाषा में इस नाम को यूटीन लिखा जाता है, जिसका उच्चारण गोदाना के रूप में किया जाता है। तिब्बती लोग आज भी इस जगह को गोस्थान कहकर ही बुलाते हैं। ब्रिटिश मूल के हैरोल्ड वॉल्टर बेली एक प्रोफेसर थे जो लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में पढ़ाते थे। वे खोतानी, संस्कृत और ईरानी भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के विद्वान थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था जिसका टाइटल था द रामा स्टोरी इन खोतानीज, यानी खोतानी भाषा में राम की कहानी। वे इसमें बताते हैं कि किंगडम ऑफ खोतान कहाँ था और संस्कृत में से गौस्थान कहा जाता था। वे कहते हैं कि 1938 में जब वो कुछ प्राचीन प्रतिलिपियों की खोजबीन कर रहे थे, उन्हें 3 ऐसी प्रतिलिपियां मिली जिसमें राम और सीता की कहानी थी। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, परशुराम आदि की कथाएं बताई गई हैं। सीता हरण और लंका विजय का भी विस्तार से वर्णन है। बेली ने 1939 में ये रिसर्च पेपर सबमिट किया था। ये रिसर्च पेपर 1939 के जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल स्टडीज में पब्लिश हुआ था। दुख की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी न किसी भारतीय ने न ही भारत सरकार ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। तिब्बती रामायण। रामायण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस कहानी को कौन नहीं जानता कि कैसे भगवान राम ने वानर सेना की मदद से अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे बोलें कि ये पूरी कहानी नहीं थी। अगर हमने आपको ऐसा बताया कि एक ऐसा संस्करण है जिसमें रावण वास्तव में सीता का पिता है तो क्या होगा। और रामायण के अंत में सीता माँ भूमि में नहीं समाती बल्कि खुशी खुशी राम के साथ ही रहती है। इस तरह के मजेदार ट्विस्ट तिब्बती रामायण का हिस्सा है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 22 भाषाओं में लिखी गई महाकाव्य कविता के 300 विषम संस्करणों में से एक है। तिब्बती रामायण 20वीं शताब्दी के शुरुआत में मिली थी, जब चीन के सिल्क रोड के पूर्वी छोर पर एक पुरातात्विक स्थल दुनहुआंग की मोगाओ गुफाओं में महत्वपूर्ण धार्मिक दस्तावेजों की खोज की गई थी। यहाँ 6 अधूरी पांडुलिपियां पाई गई जिसमें रामायण के अंश थे और जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा गया तो लगभग पूरी कहानी सामने आई। ये संस्करण 4वीं और 11वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र में लोकप्रिय था। इसके कुछ हिस्से वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग हैं और आश्चर्यजनक रूप से इस पर कोई बौद्ध प्रभाव नहीं है। इसके बारे में जैन विलियम डी जोंग नामक एक डच स्कॉलर ने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था। 1972 में अपने लिखे गए इस रिसर्च पेपर का शीर्षक उन्होंने रखा था एन ओल्ड तिब्बतियन वर्जन ऑफ रामायण, जिसका अर्थ होता है प्राचीन तिब्बतीय रामायण का एक संस्करण। यदि आप तिब्बती पांडुलिपियों को देखना चाहते हैं तो उनमें से 4 लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में हैं और अन्य 2 पेरिस के फ्रांस में राष्ट्रीय पुस्तकालय में पाई जा सकती हैं। यूनान चीन में रामायण। चाइना से विदा लेने से पहले हम चाइना की आखिरी प्रोविंस में चलते हैं, जो है यूनान प्रोविंस। यूनान प्रोविंस में लंका सिप होर नाम का एक रामायण का संस्करण पाया गया है। ये ताई लू भाषा में लिखा गया है। यूनान प्रोविंस के जाइशुआन बंगा प्रांत में ये भाषा बोली जाती है। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी ये भाषा बोली जाती है। इस भाषा में संस्कृत और पाली से अनेक शब्द उधार लिए गए हैं। इसके अलावा इस संस्करण के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लगा इसका नाम तो इस लिस्ट में होना ही चाहिए। जापान में रामायण। जापान में रामायण को रामेन्ना या रामेन्शो के नाम से जाना जाता है। जापानी संस्करण 10वीं शताब्दी के दौरान सांबो एकोटोबा और 12वीं शताब्दी के दौरान होबुत्सु के रूप में लिखे गए थे। बुगाको और गागाको जापानी रामायण को चित्रित करने के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित 8वीं और 12वीं शताब्दी के 2 नृत्य शैलियां हैं। बुराई की ताकतों पर श्री राम की विजय की कहानी से प्रभावित होकर जापानी निर्माता और निर्देशक युगो साको ने वाल्मीकि की रामायण को जापानी में पढ़ा और 10 अलग अलग संस्करणों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने रामायण पर अब तक का सबसे लोकप्रिय
पुरस्कार विजेता एनिमेटेड कार्टून बनाया। रामायण का ये एनिमेटेड वर्जन यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। नाम है द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम रामायण। इसके अलावा जापान में जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है उनमें से कई हिंदू देवी देवताओं से मिलते जुलते हैं। शायद इसने ही जापान और भारत के लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। रीमकर कंबोडिया। भारत के पूर्वी और थाईलैंड और वियतनाम देशों से घिरा एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया में रीमकर नाम का रामायण का संस्करण प्रचलित है। ये एक कंबोडियन महाकाव्य कविता है जो संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित है। रीमकर का अर्थ है राम की महिमा। ये कंबोडिया का राष्ट्रीय महाकाव्य है। कंबोडिया में इस महाकाव्य की पांडुलिपि का सबसे पहला उल्लेख व्हील कंटेल शिलालेख पर आधारित 7वीं शताब्दी का है। कंबोडिया के मूल निवासी खमेर या खैमर लोग हैं। ये महाकाव्य इन लोगों के बीच खमेर नृत्य थिएटर में चित्रण के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसे कंबोडिया के विभिन्न त्योहारों में लखाओन कहा जाता है। रीमकर की दृश्यों को खमेर शैली में रॉयल पैलेस की दीवारों पर भी चित्रित किया गया है और इससे पहले अंकोर वाट और बंतेई सेरी मंदिरों की दीवारों पर भी इसे उकेरा गया है। इसे कंबोडियाई संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। निश्चित तौर पे कंबोडियाई लोगों से भारत के लोगों को रामायण का सही सम्मान करना सीखना चाहिए। इंडोनेशिया में रामायण। रामायण का महाकाव्य 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास इंडोनेशिया आया था। पुरानी जावानीज भाषा में लिखे जाने के बाद इसे काकविन रामायण के नाम से जाना जाने लगा। इसका उपयोग उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था जब बौद्ध धर्म सुमात्रा, पश्चिम और मध्य जावा में छाया कठपुतली के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित था। महाभारत की कहानियों को पहली शताब्दी के कुछ इंडोनेशियाई द्वीपों में भी खोजा गया है और जिनके संस्करण भारतीय संस्करण से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि काकाविन रामायण मध्य जावा में मेदांग साम्राज्य के दौरान पुरानी जावानीज भाषा में लिखी गई थी। मेदांग साम्राज्य का काल 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। रामायण का एक अन्य इंडोनेशियाई संस्करण बालिनीज रामकवचा है जो काकाविन रामायण का विकसित संस्करण है। जावानीज काकाविन रामायण को कलात्मक अभिव्यक्ति के शिखर के रूप में संस्कृत आधारित छंद रूप की एक सारणी से प्राप्त करते हैं और सभी पुराने जावानीज ग्रंथों में इसे सबसे लंबा माना जाता है। जावा और बाली में बड़ी संख्या में संरक्षित तारपत्रों की पांडुलिपियां इसकी लोकप्रियता और अनुकूलन को प्रमाणित करती हैं। रामायण आधारित व्यांग कठपुतली ने भी सुनिश्चित किया है कि रामायण और महाभारत के महाकाव्य इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आने बाने में घुल मिल गए हैं। हालांकि इंडोनेशिया में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने इंडोनेशिया के जीवन के तरीकों को बहुत गहरी तरह से प्रभावित किया है। थिएटर, नाटक, किताबों, कहानियों और रामायण को चित्रित करने वाली कलाकृतियों के अलावा इंडोनेशिया ने आज तक राम, सीता, हनुमान पर कई रामायण डाक टिकट जारी किए हैं। फ्रा लक फ्रा राम लाओस। फ्रलक फ्राराम लाओ लोगों का राष्ट्रीय उपन्यास है और दशरथ जातक का लाओ रूपांतरण है जो बुद्ध के पिछले जीवन में से एक और राम नाम के बोधिसत्व के रूप में बताता है। इसे बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु लाओस तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाया गया था। रामायण की कहानी कंबोडिया और थाईलैंड की तुलना में बहुत बाद में लाओस पहुंची। इस वजह से इस पर स्थानीय प्रभाव कुछ ज्यादा है। लाओस संस्कृति हमेशा से मौखिक और दृश्य रही है और मौखिक कहानियों को अक्सर शाही दरबारों द्वारा विस्तृत नृत्य नाटकों में संहिताबद्ध किया जाता था। ये नृत्य, नाटक, गीत, चित्रकला, मूर्तिकला, धार्मिक ग्रंथों और पांडुलिपियों का मुख्य आधार है। इसके अलावा यहाँ के शास्त्रीय मोलरम, लोकगीत और गांव के नृत्यों में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। इसका प्रभाव लाओ की ऐतिहासिक राजनीति, भूमि सुविधाओं और जलमार्गों के निर्माण में भी देखा जा सकता है और ये आज भी लाओ के संस्कृति के संचरण के रूप में काम करती है। हिकायत सेरी रामा, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में जो रामायण का संस्करण प्रचलित है उसका नाम है हिकायत सेरी रामा। हिकायत सेरी रामा हिकायत के रूप में हिंदू रामायण महाकाव्य का मलय साहित्यिक रूपांतरण है। मुख्य कहानी मूल संस्कृत संस्करण के समान ही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को स्थानीय संदर्भ में थोड़ा संशोधित किया गया था, जैसे नामों की वर्तनी और उच्चारण। कई शाखाओं की कहानियों को भी इस महाकाव्य की अभिवृद्धि या विस्तार के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें कुछ छोटे पात्रों को मुख्य स्थान दिया गया या पूरी तरह से नए पात्रों का आविष्कार किया गया था। उदाहरण के लिए मलय लेखक और कहानीकारों ने विविधताओं का निर्माण किया है, जिसमें लक्ष्मण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। राम हालांकि धर्मी और सदाचारी थे, लेकिन उन्हें कमजोर माना जाता था और उनके चरित्र को अक्सर पृष्ठभूमि में ले जाया गया था कि छोटे भाई लक्ष्मण को उनके साहस और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने की इच्छा के लिए सराहा जाता है। यामजातो, म्यांमार। यमजितदाओ अनाधिकारिक रूप से म्यांमार का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ये रामायण और दशरथ जातक का बर्मी संस्करण है। म्यांमार में यमजितदाओ के 9 ज्ञात हिस्से पाए गए हैं। कहानी के लिए बर्मी नाम ही यमयाना है और जितदाओ अभिनय नाटक या थेरवाद बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का हिस्सा होने का उल्लेख करता है। राजा अनवरत के शासनकाल के दौरान मौखिक परंपरा द्वारा यमजितदाओ का परिचय कराया गया था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि कहानी वाल्मीकि की संस्कृत महाकाव्य रामायण थी या नहीं। नाथलोंग मंदिर, विष्णु मंदिर और पुराने शहर के बागान की दीवारों के
भीतर कुछ पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं, जिनमें से एक श्री रामचंद्र की है। बर्मी साहित्य के आधार पर भी ये जाना गया है कि हनुमान जी का उल्लेख लगभग 1527 ईस्वी के पहले के साहित्य में भी पाया जाता रहा है। माना जाता है कि राम सा खान बर्मा के प्रसिद्ध साहित्य में से एक है, जिसकी रचना 1775 में यू आंग फ्यो द्वारा की गई थी, जो बालकांड से शुरू होती है और वाल्मीकि के रामायण की तरह ही युद्ध कांड पर समाप्त होती है। रामायण से संबंधित महत्वपूर्ण बर्मी साहित्य और शास्त्रीय संगीत भी है जो इस युग में विकसित हुए थे, जैसे कि यूटो के यम याकन और थिदा याकन। रामायण के जातीय मौन अनुकरण को लोइक सामूहिक राम के रूप में जाना जाता है। इस रामायण की कथाओं के कई संस्करण थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया की रामायण से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अपने कुछ अनूठे अध्याय हैं जो किसी और रामायण के संस्करण में नहीं पाए जाते। महाराडिया लावाना फिलीपींस। रामायण की अगली प्रति की खोज में हम चलते हैं फिलीपींस। यहाँ का महाराध्या लावना एक महारानाओं महाकाव्य है जो भारतीय महाकाव्य रामायण का स्थानीय संस्करण बताया जाता है। ये संस्करण वानर राज महाराध्या लावन के कारनामों का वर्णन करता है, जिन्हें देवताओं ने अमरता प्रदान की है। फिलीपींस की जाने माने इंडोलॉजिस्ट जुआन फ्रांसिस्को का मानना था कि रामायण की कथा 17वीं व 19वीं शताब्दी के बीच फिलीपींस में जावानीज और मलेशियाई संस्कृतियों के साथ बातचीत के माध्यम से पहुंची, जो भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करती थी। 1960 के दशक में जब इसे डॉक्यूमेंट किया गया तो पात्रों के नाम, स्थानों के नाम और कथाओं में भी काफी अंतर आ चुका था। फ्रांसिस्को का मानना है कि ये स्वदेशीकरण का संकेत था। वे मानते हैं कि ये सारे अंतर स्थानीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण और झुकाव के अनुरूप किए गए होंगे। वियतनाम में रामायण। पहली से 16वीं सदी तक वियतनाम को नगर चंपा कहा जाता था। इंडोनेशिया के चाम लोगों ने नवपाषाण काल से वियतनाम के मध्य और दक्षिणी तट पर कब्जा कर लिया और चंपा राज्य की स्थापना की। 7वीं से 9वीं शताब्दी तक उनकी राजधानी इंद्रपुरा या ट्रा क्यू थी। चंपा के उस हिंदू साम्राज्य को ही अब वियतनाम कहा जाता है। चंपा के मंदिर के शिलालेखों में संकेत मिलता है कि रामायण को 7वीं शताब्दी तक जाना जाता था। राम और कृष्ण उन मंदिरों में पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से उमा महेश्वर को समर्पित हैं। कई शासकों द्वारा खमेर स्मारकों में पाए गए कई प्राचीन शिलालेख संस्कृत या ओल्ड चाम में लिखे गए थे, जो पूरे मध्य वियतनाम में पाए गए हैं। राजा ईशान वर्मा और प्रकाश धर्मन के समय एक शिलालेख ऋषि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है। रामायण का प्रभाव चाम संस्कृति, उनकी पोशाक, उनके प्रसाद, संगीत, वाद्य यंत्र और परंपराओं में पूरी तरह से झलकता है। सिद्धि रामायण नेपाल। सिद्धिदास महाजू एक नेपाली कवि थे और नेपाल भाषा के 4 स्तंभों में से एक थे। वे नेपाल भाषा में साहित्य को पुनर्जीवित करने के प्रयास में सबसे आगे थे, जो आधिकारिक दमन के परिणाम स्वरूप स्थिर हो गया था। महाजू ने 1913 में नेपाल भाषा में महाकाव्य रामायण के अनुवाद दी रामायण की रचना की। आज रामायण का ये रूप नेपाल में घर घर में प्रचलित है, लेकिन नेपाल भारतीय संस्कृति का हिस्सा लगभग पिछले 5-6 हजार साल से रहा है और तभी से रामायण की कथाएं यहाँ की संस्कृति और लोक जीवन का हिस्सा भी है। जानकी हरण श्रीलंका। कई लोग ये मानते हैं कि आधुनिक श्रीलंका ही रामायण की लंका है, क्योंकि इस महान भारतीय महाकाव्य के कई संस्करण हैं। इसलिए ये साबित करना कठिन है कि ये द्वीप राष्ट्र ठीक वही जगह है जिसे वाल्मीकि ने सदियों पहले लिखा था। हालांकि यहाँ की सरकार अब रामायण पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि श्रीलंका की पहली सैटेलाइट का नाम रावण वन है। ऐसा माना जाता है कि एक सिंगली विद्वान ने 6वीं शताब्दी में इस द्वीप पर रामायण का पहला संस्करण लिखा था। जानकी हरण शीर्षक वाला ये महाकाव्य कुमार दास द्वारा रचित था, जिसे दिशा नायकी ने कथित रूप से महान भारतीय कवि कालिदास का मित्र बताया। ये संस्कृत कार्य काफी हद तक भुला दिया गया था, लेकिन 1920 में से केरल में फिर से खोजा गया। 1920 में केरल मद्रास प्रांत का हिस्सा था। यहाँ की गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में जानकी हरण की पूरी पांडुलिपि मिली। अब ये कहना मुश्किल है कि जानकी हरण की अन्य पांडुलिपियां केरल में कैसे आई। श्रीलंका के साथ केरल के संबंध सदियों पुराने हैं और ऐसा माना जा सकता है कि इन दोनों के बीच संस्कृति, रीति रिवाज और व्यंजनों का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान होता था। ऐसा भी माना जाता है कि कुमार दास कांचीपुरम में रहा करते थे। शायद इसी प्रकार ये पांडुलिपियां केरल में पहुंच गई हों। रामाकियन। ये हिंदू महाकाव्य रामायण का थाई संस्करण है। रामाकियन थाई साहित्यिक दृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। राजा राम चतुर्थ वो व्यक्ति थे जिन्होंने थाईलैंड में रामायण के अध्ययन पे सबसे ज्यादा प्रकाश डाला। रामाकियन के स्रोतों का पता लगाया और इसकी तुलना संस्कृत वाल्मीकि रामायण से की। उन्होंने पाया कि रामाकियन 3 स्रोतों से प्रभावित है: वाल्मीकि की रामायण, विष्णु पुराण और हनुमान नाटक, और ये तीनों हिंदू धर्म से आते हैं। 1767 में थाईलैंड की अयोध्या के विनाश में महाकाव्य के कई संस्करण खो गए थे। वर्तमान में 3 संस्करण मौजूद है, जिनमें से एक 1797
1992 में राजा राम प्रथम की देखरेख में और आंशिक रूप से उनके द्वारा ही लिखा गया था। इस प्रकार तैयार किया गया। उनके बेटे राम द्वितीय ने खून नाटक के लिए अपने पिता के संस्करण के कुछ हिस्सों को फिर से लिखा। उनके इस कार्य का थाई साहित्य, कला और नाटक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुख्य कहानी हालांकि रामायण से काफी मिलती जुलती है, लेकिन कुछ कहानियों में अभी भी मतभेद है। कई अन्य पहलुओं को थाई संदर्भ में स्थानांतरित किया गया, जैसे कपड़े, हथियार, स्थलाकृति और प्रकृति के तत्व, जिन्हें थाई शैली में वर्णित किया गया है। थाईलैंड एक थेरवाद बौद्ध समाज माना जाता है। रामाकियन में निहित बौद्ध इतिहास थाई किंवदंतियों को एक सृजन मिथक के साथ साथ विभिन्न आत्माओं का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जो थाई जीववाद से प्राप्त मान्यताओं का एक पूरक है। बैंकॉक के एमराल्ड बुद्धा मंदिर में रामाकियन को एक चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा भी वहाँ अन्य कई प्रतिमाएं हैं जो इनके पात्रों को दर्शाती हैं। रामायण के हिंदू महाकाव्य ने हजारों वर्षों से न केवल भारतीयों के लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और दुनिया भर के कई अन्य देशों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।